क्वेश्चन है चार समान आवेश जिनका परिमाण क्या है क्यू ए भुजा वाले वर्ग वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है तो प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण बल ज्ञात करें। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, डायग्राम बनाना होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक वर्ग ए भुजा वाला, भुजा क्या है ए ए ए ए, चारों कोनों पर समान परिमाण मतलब क्यों आवेश है क्यों। इस वर्ग को कुछ हम नाम दे देते हैं जैसे ए बी सी डी। तो प्रत्येक आवेश पर शेष आवेश के कारण बल ज्ञात करो। हमको क्या पकड़ना है, एक आवेश ले लेना है कोई सा भी, जैसे ये आवेश ले लिया सी वाला। तो इस आवेश पर जो बाकी जो आवेश बचे डी ए और बी उनके कारण बल निकालना है। तो सेम वही सूत्र है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। तो इस बार हम डायग्राम से करते हैं। जैसे जो बी वाला आवेश है और जो सी वाला आवेश है इस पर हम बल निकाल रहे हैं। तो कैसे करेंगे, बी वाला आवेश और सी वाला आवेश इस पर बल निकालना, तो हम तीनों के कारण पहले बल निकालेंगे फिर इन दोनों का सदिश योग कर देंगे। तो बी और सी ये समान प्रकृति के हैं तो इसको प्रतिकृषित करेगा। प्रतिकृषित किस तरह करेगा, खुद से दूर मतलब इस दिशा में। तो इस दिशा में ये हो गया बल एफ बी सी। डी वाला है वो सी वाले को समान प्रकृति के तो प्रतिकृषित करेगा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर खुद से दूर मतलब इस तरह। तो ये हो गया एफ सी डी, ये एफ सी डी हो गया। अब जो ए वाला है वो सी वाला समान प्रकृति के प्रतिकृषित करेगा और किस तरफ करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इनको मिलाने वाली रेखा होगी इसके अनुदिश इधर, ये होगी एफ सी और ए। अब हमारे पास ये तीन बलों की दिशा आ चुकी है, इनका हमें सदिश योग करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये देखो सबसे पहले निकालते हैं हम एफ, जैसे एफ सी बी निकाल लिया तो एफ सी बी क्या हो गया, के इंटू आवेश का गुणनफल क्यू इंटू क्यू। बीच की दूरी कितनी है, भुजा के बराबर है, ए के बराबर, तो ए स्क्वायर। सदिश में पहले हम ऐसे निकालेंगे, दिशा बाद में देख लेंगे। और एफ सी डी क्या हो गया, एफ सी डी बराबर के इंटू दोनों आवेश का गुणनफल क्यू इंटू क्यू। बीच की दूरी कितनी है, भुजा के बराबर ही है, ए स्क्वायर। और एफ सी ए क्या हो गया, के इंटू क्यू, दोनों आवेश क्यू क्यू है, आवेश का गुणनफल क्यू इंटू क्यू। बीच की दूरी, अब देखो ये भुजा ए है ये भुजा ए है तो ये भुजा कितनी होगी, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, भुजा इंटू अंडर रूट 2 गुना होता है भुजा का। बीच की दूरी होगी अंडर रूट 2a और ये दूरी का स्क्वायर हो गया। अब देखो जो एफ सी बी वाला बल है और जो ये वाला बल है ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब ये वाला बल और ये वाला बल बराबर है। और इन दोनों का जब हम परिणामी निकालते हैं तो परिणामी दोनों समान बल, अगर जैसे मान लो समान सदिश ए और ए अगर 90 डिग्री हो तो इनका परिणामी आता है इसी दिशा में 45 डिग्री पे इन दोनों के बीच में, और उसका परिमाण कितना होता है रूट 2a। तो एफ सी बी और एफ सी डी इन दोनों का जो परिणामी है इस वाले बल का और इस वाले बल का, इन दोनों का परिणामी क्या आएगा, इस दिशा में आएगा और वो कितना होगा अंडर रूट 2। मान लेते हैं कि जो माना के क्यू इसका वर्ग स्क्वायर क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बराबर एफ मान लेते हैं। तो ये वाला बल कितना हो गया एफ और ये वाला बल भी कितना हो गया एफ। दोनों एफ है, कैसे ये भी एफ और ये भी एफ। इन दोनों का परिणामी कितना आएगा 45 डिग्री पे दोनों के बीच में, और इन दोनों का कितना रूट 2 गुना, तो रूट 2 एफ। और ये देखो एफ सी ए, इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो के क्यू स्क्वायर बट्टा रूट 2 का वर्ग 2, ए स्क्वायर का वर्ग ए स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर गुणा 1/2। 2 का अलग लिख दिया, भाग में यही है भी। और के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर को हमने क्या माना एफ, तो एफ और भाग में जो 2 था वो, मतलब ये हो गया एफ बट्टा 2।
तो ये हो गया f बट्टा 2। अब हमारे पास कंडीशन क्या बनी हुई है, इन दोनों का परिणामी तो आ गया इससे √2f, और ये जो है एफ सी ये भी इसी दिशा में लग रहा है, और वो आ गया f बट्टा 2। अब देखो दोनों सदिश है, दोनों बल है, अगर एक ही दिशा में लग रहे हैं मतलब उनके बीच में कोण 0 है, तो उन दोनों को सीधा जोड़ देंगे, वही उनका सदिश योग होगा। तो जो एफ डी आएगा टोटल वो कितना आएगा, एफ बट्टा 2 जो एफ सी एक के कारण जो बल लग रहा था वो, प्लस इन दोनों का परिणामी जो बल था वो कितना था, √2f। इन देखो अब ये दो पद, इनमें तीनों आवेशों के कारण बल आ गया, इन दोनों आवेशों के कारण बल आ गया, इन दोनों आवेशों के कारण बल भी आ गया, और हमने इनकी दिशा सहित योग किया है, तो यहाँ √2f। तो इनमें से हम f कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1/2 प्लस √2 बराबर f प्लस है कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस यहाँ पे भाग में हम 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है, तो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को √2 से गुणा किया तो 2 √2। अब देखो f हमने किसके बराबर माना था, f माना था k² बट्टा a², तो इसकी जगह वापस वो रख देंगे, तो k² बट्टा a², और ये 2 है, ये इधर से भाग में आ गया, और गुणा में क्या है 1 + 2 √2। तो हमने एक आवेश पर कोई सा भी कोने वाला आवेश, अगर इस पर आप इन तीनों के कारण निकालोगे तो भी सेम ही आएगा, तो कोने वाले एक आवेश पर हमने जो बाकी जो 3 आवेश है, इस वाले आवेश पर बाकी जो 3 आवेश है, इन तीनों आवेशों के कारण बल निकाल लिया, वो कितना आया k² बट्टा 2a² कोष्टक में 1 + 2 √2। बाकी सबके लिए आप अगर सोल्व करना चाहो, अगर आप कोना वाला कोई से जैसे ए वाला ले लिया, उसके कारण इस पर और इसके कारण जो बल निकालना चाहो तो वो भी सेम आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश अक्ष अक्ष पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर ऐसे आगे रखते गए, तो इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। तो डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया मूल बिंदु 0 0, ये y अक्ष हो गई, ये x अक्ष हो गई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 माइक्रोकूलम के अनंत आवेश, मान लिया q बराबर 4 माइक्रोकूलम, तो q ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे तक चलती रहेगी, ये सब पर क्यों रखे गए, क्यों 1 2 4 8 पे रखे गए, क्यों और 8, और ऐसे फिर कितने का फर्क आ रहा है इसमें, 2, 1 का गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर आगे 16 वाले पे आएगा, ऐसे अनंत आवेश रखे गए हैं। तो इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे, ये हो गया मूल बिंदु, 1 कूलम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो, ये हो गया 1 कूलम का आवेश। अब देखो ये जो बल है आवेश है, ये समान प्रकृति के, ये और ये सारे धन आवेश है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। हमें सिर्फ मूल बिंदु वाले आवेश पर बल निकालना है, तो इसको देखो, ये वाला आवेश ये इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश ये भी इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला भी इधर प्रतिकर्षित करेगा, मतलब जो जितने भी सारे आवेश है वो इस मूल बिंदु वाले आवेश पर -i दिशा में ही बल लगाएंगे। तो हम दिशा को बाद में निकलेंगे, सिर्फ हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो हमको क्या निकालना है, f मूल बिंदु जैसे f0 मान लिया, तो ये निकालना है, तो f0 वेक्टर बराबर इन आवेशों को कारण बल जोड़ते जाएंगे हम, जैसे k इंटू आवेश मान लेते हैं 1 कूलम वाले को हम कैपिटल Q मान लेते हैं, कैपिटल Q बराबर 1 कूलम, तो k इंटू Q इंटू ये वाला आवेश Q, k कैपिटल Q, बीच की दूरी कितनी है, 0 और 1 के बीच की 1, और मीटर में दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर, प्लस अगला आवेश k इंटू कैपिटल Q इंटू कितने पर रखा है, 2 पे, 0 और 2 के बीच की दूरी 2 का स्क्वायर, प्लस अगला आवेश, अगला कितनी पे 4 वाली पे रखा गया, तो वही हो जाएगा k बट्टा 4 का स्क्वायर, प्लस k बट्टा 8 वाली पे रखा है तो 8 का स्क्वायर, ऐसे श्रेणी आगे चलती जाएगी, और सबके बाद में आगे जो दिशा जाएगी वो जाएगी -ik, क्योंकि सबकी सेम दिशा है। अब देखो k
क्यू क्यू, ये सारे पदों में से कॉमन आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन बाहर। बचा क्या, 1/1 प्लस 1/2 का वर्ग 4 प्लस 1/4 का वर्ग 16 प्लस 1/8 का वर्ग 64। ऐसे श्रेणी आगे चलती जा रही है और दिशा माइनस आई के। अब देखो 10th क्लास में आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, उसी के जैसी एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक पद वो दूसरे पद में कुछ जोड़ने से प्राप्त होता है, वैसे गुणोत्तर श्रेणी में एक पद होता है वो दूसरे पद में कुछ गुणा करने से प्राप्त होता है। अब देखो इसका जो सारवंतर निकालते हैं समांतर श्रेणी में कैसे निकाल देते हैं, जैसे सारवंतर डी निकालना है तो उसमें निकाल देते हैं हम a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन ये जो गुणोत्तर श्रेणी है इसमें हम सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर नहीं कहते इसको हम r कहते हैं, डी से नहीं लिखते, वो होता है जैसे a2/a1 a3/a2, ऐसे जो अगला वाला पद है उसमें पहले वाले पद का भाग देके निकालते हैं a4/a3। तो अगर हम इस श्रेणी का सारवंतर निकालें तो कितना आ जाएगा, r बराबर a2/a1 कितना है 1/4/a1, a1 कितना 1, तो 1/4 में 1 का भाग देंगे तो इतना ही आ जाएगा। ये गुणोत्तर श्रेणी कैसे पता चला, क्योंकि देखो 1/4 इन सब में देखो 1/4 से आगे गुणा करते जाओ ये आ जाएगा, जैसे 1/4 को 1/4 से गुणा किया 4 चौक 16, फिर इसको 1/4 से गुणा किया 16 चौक 64, ऐसे श्रेणी आगे चलती जाएगी। ये गुणोत्तर श्रेणी में है और इसका ये सारवंतर आ गया। अब देखो इसके ये अनंत पद है, तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योग का सूत्रफल होता है s अनंत, वो होता है a, ये मतलब प्रथम पद बट्टा 1 माइनस r, ये आपको याद ही रखना है। तो इस वाले सूत्र से हम इसका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू कैपिटल Q, इसका मान रख देते हैं k का मान 9 × 10⁻9 इंटू कैपिटल Q ने किसको माना था 1 कूलम को, तो 1 इंटू स्क्वायर Q किसको माना था 4 माइक्रो कूलम को, माइक्रो को 10⁻6 लिखेंगे। और इसका अनंत पदों का योग का सूत्र क्या था a/1 माइनस r, a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 1/1 माइनस r, r कितना है सारवंतर कितना है 1/4। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये 9 चौक 36 हो गया, 36 गुणा ये 10 की घात, ये प्लस की 9 और ये माइनस की 6, तो प्लस की 3 बची 10 की घात 3। अब देखो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 1 में से 1/4 घटेगा तो कितना बचेगा 3/4, और ये जो 4 भाग में ये ऊपर चला जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो बराबर 36 गुणा 10 की घात 3 इंटू 4/3, 3 का भाग 36 में गया 12 बार। और देखो ये सब में आगे जो दिशा है वो माइनस आई कैप आ रही थी, तो इसकी भी दिशा माइनस आई कैप हो गई, और 12 को 4 से गुणा किया तो आ जाएगा 48, तो 48 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन, ये तो आ गया उस बल का परिमाण, और दिशा आ गई माइनस आई कैप। इसका क्या मतलब निकला कि जो अनंत आवेश रखे गए हैं 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर ऐसे हैं, तो उनके कारण जो मूल बिंदु वाला आवेश है 1 कूलम का, उस पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो होगा 48 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन, और वो किस दिशा में लगेगा माइनस एक्स वाली दिशा में, मतलब माइनस आई के दिशा में। ये हमारा आंसर हो गया। अपना अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, जो अपने चैप्टर का नाम भी यही था विद्युत क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विद्युत क्षेत्र को हम कैसे समझेंगे, अभी तक हमने पढ़ा है कि जैसे दो आवेश है, कुछ भी मान लो क्यू दूरी बीच की आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमको बल निकालना होता था तो हम कूलम के नियम का प्रयोग करते थे। अगर मान लो कोई तीसरा आवेश आ गया क्यों, अब इस पे बल निकाल दोनों के कारण, तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते थे। लेकिन आपने कभी सोचा कि जैसे ये दोनों आवेश है क्यू और क्यू, ये दोनों संपर्क में नहीं, इनके बीच में काफी दूरी है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कैसे कर रहे हैं, इन पे बल किस प्रकार लग रहा है। तो इसको समझाने के लिए विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी गई। तो उसमें यह बताएगा कि कोई भी आवेश क्यों, उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर अगर हम किसी दूसरे आवेश को लाते हैं, जैसे किसी क्यू को लेके आ गए, तो उस क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे आवेश को लेने के कारण वह अपनी प्रकृति के अनुसार, मतलब समान प्रकृति का है तो प्रतिकर्षित होगा, और विपरीत प्रकृति का है तो
आकर्षित होगा तो वह अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होता है। यही विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशित कण को लाने कर वह अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होता है, यही विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है। इसको सबसे पहले फैराडे ने दिया था, इसके अवधारणा को, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को। और जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको गणितीय रूप में हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको जब हम कैलकुलेशन में प्रयोग करेंगे तो इस शब्द से करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसका विद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप है, इसको हम लिखते हैं E से। अब अगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका गणितीय रूप है तो हमको इसको भी परिभाषित करना पड़ेगा कि इसको हम कैसे यूज करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई ये बिंदु है A, इस पर हमको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसको निकालने के लिए एक वर्ड आता है एकांक परीक्षण धनावेश। एकांक परीक्षण धनावेश क्या होता है? परीक्षण धनावेश होता है एक अल्पमान का धनावेश। अल्पमान मतलब एकांक है मतलब इकाई, और जो आवेश होता है उसका इकाई मान कितना होता है? 1 कूलम। तो ये हो गया एकांक परीक्षण धनावेश, अत्यंत ही अल्पमान का आवेश होता है। तो अगर इस बिंदु पर ये एकांक परीक्षण धनावेश रख दें तो उस पर जितना बल लगेगा उसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या हो जाएगी? इस पर लगने वाला बल F बट्टा एकांक परीक्षण धनावेश, ऐसे इसको Q नॉट मान लेते हैं। एकांक परीक्षण धनावेश 1 कूलम नहीं होगा, परीक्षण धनावेश। परीक्षण धनावेश अल्पमान का है तो इस पर जो लगने वाला बल होगा उसी को क्या कहेंगे हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम गणितीय रूप से परिभाषित करना चाहिए तो हम कैसे लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल बट्टा, बहुत पहले तो हमने परिभाषा बताई थी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एकांक परीक्षण धनावेश मान के। अब हम इसका फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल बट्टा परीक्षण धनावेश का आवेश। अब इस फॉर्मूले से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। नीचे वाले को 1 मान लें तो ऊपर वाला जो बचेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। मतलब एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब देखो E बल को हम किससे लिखते हैं? F से। F बट्टा परीक्षण धनावेश का आवेश हमने Q नॉट मान रखा है, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसको हम जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर बराबर, और बल भी एक सदिश राशि है तो इसका भी सदिश हो जाएगा, लेकिन आवेश एक अदिश राशि है। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब देखो अगर हमें यहां से बल निकालना है तो F वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? Q नॉट E वेक्टर, इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा बल का मान। अब देखो विद्युत क्षेत्र को हम कैसे ऐसे विद्युत बल रेखाओं से निरूपित करते हैं, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे सीधा भी हो सकता है, ऐसे ये विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसके अंदर लगने वाले बल को हम कैसे निकाल सकते हैं? जितने जो भी आवेश मान लो, जैसे ये Q आवेश है और ये E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र है। तो अगर हमको इस पर बल का मान निकालना है तो बल का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? ये आवेश गुणा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? QE। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूले के बहुत सारे काम आएंगे अभी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब 2 पॉइंट है जो याद रखने वाले हैं कि जो ऋणावेश होता है
उस पर जो बल लगता है वो लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। मान लो इस तरफ विद्युत क्षेत्र, ये जो एरो का निशान है इस तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर ये मान लो धनावेश है ना, तो धनावेश पे तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस पर बल लगेगा इस तरफ। और अगर ये ऋणावेश होता है जैसे माइनस क्यू होता, तो ऋणावेश पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो ये होता है माइनस क्यू ई। तो ये है विद्युत क्षेत्र का सामान्य ओवरव्यू कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और इसको हम किस प्रकार बल से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी विमा लिखनी है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा निकालेंगे हम फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F मतलब बल बट्टा आवेश। अब देखो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, बल की विमा। बल की विमा कितनी होती है, m1 L1 T-2, ये बल की विमा है, तो आपको याद होनी चाहिए। और Q मतलब आवेश की विमा। आवेश की विमा हमने शुरू में निकाली थी, Q बट्टा T बराबर धारा। धारा किसे कहते हैं, आवेश में प्रवाह की दर को, तो इससे हमने धारा निकाली थी Q बराबर I T। I मतलब एम्पियर, T मतलब टाइम। तो आवेश की विमा होती है A1 T1। इससे हमको जब विद्युत क्षेत्र की विमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, M1 L1 T। अब देखो ये नीचे प्लस का ऊपर जाकर माइनस को जाएगा, तो -2 और -1 -3 और A -1, ये हो गई विद्युत क्षेत्र की विमा। अब देखो हम बिंदु आवेश के कारण ये देखना चाहते हैं कि उसका विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। तो देखो ये मान लो कोई धन बिंदु आवेश है, प्लस क्यू है, तो इसके कारण बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है ऐसे। सकेंद्रीय रेखाएं होती है जो चारों तरफ ऐसे फैली रहती है, मतलब चारों ओर का इसके क्षेत्र है। तो जो धन बिंदु आवेश है इसके चारों ओर का ये ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर किसी अगर हम दूसरे आवेश को लेके आ जाएं तो उसको ये आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है उसकी प्रकृति के अनुसार। जैसे हम यहाँ पे अगर -2 लेके आ जाए और मान लो इनके बीच की दूरी r है, तो हम इसमें जो बल निकाल देते कूलॉम के नियम से K1 Q2 बट्टा r², तो वो बल क्यों लगता था, क्योंकि ये जो आवेश है ये इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर आ रहा है, इसलिए उस पर बल लगता था। तो जो धनावेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र को हम ऐसे रेखाओं से दर्शाते हैं, तो इनको कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। वो ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई होती है केंद्र से, यह तो होती है धन बिंदु आवेश के कारण। और अगर मान लो ये ऋण बिंदु आवेश है, तो ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता तो सारे सेकेंडरी है, लेकिन इसके कारण जो एरो होते हैं वो उसकी तरफ आते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र केंद्र की तरफ होता है और इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा केंद्र से दूर होती है। तो ऋण आवेश के कारण होता है इस तरफ और धनावेश के कारण होता है इस तरफ। अब देखो हम इसको कुछ समझते हैं, जैसे ये है -q, इधर है +q, इधर -q मान लो, इधर +q मान लो। तो अब हम देखते हैं कि प्लस वाला माइनस को आकर्षित किस प्रकार करता है, क्यों आकर्षित करता है, क्यों प्रतिकर्षित करता है। देखो -q हमने क्या देखा था कि जो ऋणावेश होता है उस पर जो बल की दिशा होती है वो होती है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, इस तरफ, तो इस पर बल किस तरफ लगेगा, इस तरफ। अब देखो इस तरफ बल लग रहा है, और वैसे भी देख लो ये धनावेश है ये ऋणावेश है, दोनों विपरीत कर दिए थे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये दो तरीके से समझ में आ गया। अब देखो ये धनावेश है और धनावेश पर बल किस दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो इस पर बल भी इस तरफ लगेगा। और वैसे भी देख लो दोनों धनावेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये इधर प्रतिकर्षित कर रहा है। इसमें माइनस वाले में देख लो धनावेश पर बल किस दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, इस धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है तो बल इस पर इस तरफ लगेगा। और वैसे देख लो ऋणावेश और धनावेश दोनों विपरीत प्रकृति के, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये इसको आकर्षित कर रहा है। ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस दिशा में लगेगा, ये दोनों ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनको हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं से भी समझ लिया है। अब हम निकालने जा रहे हैं कि मान लो ये क्यों आवेश है,
और इसके कारण हमें मान लो ये कुछ दूरी दे रखी है हमको r, ये बिंदु दे दिया हमको P, और इस P बिंदु की केंद्र से दूरी है r। तो हमें निकालना है कि इस Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, मतलब विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है, उसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम कुछ डेरिवेशन करेंगे, हम आगे देखते हैं।